जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय का मॉडल पेपर करने वाले हैं। हम उन प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा में कई बार आए हैं और जिनकी आने की संभावना है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, विलय नीति राज्य अपहरण नीति का संबंध किससे है? नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान, हैदर अली। जो विलय नीति राज्य हड़प नीति लाया था वह किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, सर जॉनसन शोर। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन ब सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1773, 1784, 1763, 1813 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में, 732 ईस्वी में, 710 ईस्वी में, 786 ईस्वी में। तो भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ग्रांटक रोड का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी। तो ग्रांटक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में, 1983-84 में, 1972-73 में, 1957-58 में। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में। लेकिन हरित क्रांति का जनक भारत का हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, यह आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसी प्रकार से हम आप लोगों के लिए हर विषय का मॉडल पेपर ला रहे हैं। जो परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो इबादत खाना का निर्माण किसने कराया था? तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कराया था। ऑप्शन अ सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 14 सदस्य, 2 सदस्य, 15 सदस्य, 12 सदस्य। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया। रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन ए सही होगा। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जहांगीर के शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में। तो चित्रकला का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि हुई थी 1760, 1764, 1762, 1765 में। तो इलाहाबाद संधि 1765 में कराई गई थी। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन ए सही होगा। अब लघुत्तरी अति लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 करों के नाम बताइए। तो शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन कौन से हैं? चौथा और सरदेशमुखी। सरदेशमुखी और चौथा, यह 2 शिवाजी द्वारा लगाए गए कर हैं। संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा।
निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को। और उच्च सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को। भारत में आने वाले यूरोपीय शक्तियों का क्रम बताइए। तो भारत में आने वाले जो विदेशी थे कौन कौन थे? तो यूरोपीय शक्तियों का क्रम, पहले पुर्तगाली आए थे कब? 1498 में। डच कब आए थे? 1595 में। और अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में। और डेनिश कब आए? 1616 में। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। यही क्रम है भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों का क्रम। अगर ईयर नहीं याद है तो लिख दीजिएगा पुर्तगाल, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन था? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता और वैश्विक स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था को लॉर्ड कार्नवालिस से 1793 ईस्वी में लागू किया था। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। और जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? यह आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, बाबर ने किस नाम पर अपनी आत्मकथा लिखी? आत्मकथा और जीवनी। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो क्या कहलाता है? आत्मकथा। और जब कोई व्यक्ति के जीवन के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। तो बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कहा जाता है। और हुमायूं नामा किसने लिखा था? या आप लोग कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो चौसा का युद्ध 26 जनवरी 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था। वन से प्राप्त होने वाले दो अप्रत्यक्ष लाभ, मतलब जो दिखाई नहीं देते फिर भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। वनों से प्राप्त होने वाले दो अप्रत्यक्ष लाभ क्या हैं? वन क्या करते हैं? वर्षा कराने में सहायक होते हैं, मृदा अपरदन से बचाते हैं, प्रदूषण को रोकने में सहायक होते हैं। यह सारे लाभ वन के हैं। स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों के नाम बताइए। तो स्थल मार्ग के दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? कार है, बस है, रेलगाड़ी या परिवहन ट्रेन जिसे कहते हैं। प्रधानमंत्री के दो कार्य लिखिए। प्रधानमंत्री के दो प्रमुख कार्य, वह सरकार की विभिन्न नीतियों का निर्माण करता है, वह राष्ट्रपति, संसद, जनता के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मतलब राष्ट्रपति संसद के बीच का जो जोड़ने का काम करता है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री काम करता है। उच्च न्यायालय के दो कार्य लिखिए। उच्च न्यायालय के कार्य क्या हैं? अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली से संबंधित नियम बनाना। मतलब उच्च न्यायालय के नीचे जो भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी देख रेख करना, उन पर नियम बनाना, उनके कागजों की जांच करना, अधीनस्थ न्यायालय की प्रस्तावली की मांग करके जांच करना, और उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दे दिया गया है उस पर पुनर्विचार करने का अधिकार किसका है? उच्च न्यायालय का है। यह सभी कार्य किसके हैं? उच्च न्यायालय के। रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष लिखिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दो दोष कौन कौन से हैं? गवर्नर जनरल अपने परिषद के बहुमत के लिए गए निर्णय को रद्द करने का अधिकार नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार अस्पष्ट था। निर्यात से क्या अभिप्राय है? जब कोई देश अपने यहाँ की उत्पादित वस्तुओं सेवाओं दूसरे देश को बेचता है वो उसे निर्यात कहते हैं। मतलब जो भी चीजें कोई विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ कोई भी सामान बेचता है, सेवा प्रदान करता है तो क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। बढ़ते हैं अब लघुत्तरी प्रश्नों की ओर। इससे पहले हमने बहुविकल्पी अति लघुत्तरी प्रश्नों को किया, अब लघुत्तरी प्रश्नों को करने वाले हैं। जैसे आपके पेपर में प्रश्न आते हैं वैसे हमने यहाँ पर प्रश्नों को लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई यार वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने ग्रुप में शेयर कर दो। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हम हर एक विषय का मॉडल पेपर ला रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो परीक्षा में कई बार आए हैं। हमने उन प्रश्नों को सेलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कई कारणों को आइए जानते हैं। तो पहला कारण है कि औरंगजेब की नीतियां। औरंगजेब कट्टर धार्मिक था। हिंदुओं पर जजिया कर लगा देना, दक्षिण भारत में लंबे समय तक युद्धों में साम्राज्य की आर्थिक और सैन्य को कमजोर कर दिया था। मतलब दक्षिण पर ज्यादा उसने ध्यान दिया था अपने विस्तार के लिए। और अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के बाद में मुगल शासनकाल कमजोर और अयोग्य थे, विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। और आर्थिक संकट, लगातार युद्धों की जागीरदारी संकट के कारण साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई।
विदेशी आक्रमण, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य की बची खुची शक्तियों को भी समाप्त कर दिया था। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था। शिवाजी के शासन व्यवस्था में अष्टप्रधान की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो शासन व्यवस्था में शिवाजी की शासन व्यवस्था अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद पर आधारित थी, जिसमें 8 मंत्री होते थे। यह व्यवस्था कुशल प्रशासन सुनिश्चित करते थे। इनके प्रमुख मंत्री कौन कौन थे? पेशवा। पेशवा को क्या बोला जाता, प्रधानमंत्री को क्या बोला जाता था? पेशवा। संपूर्ण प्रशासन की देखरेख कौन करता था? प्रधानमंत्री करता था। उसके बाद में अमात्य। अमात्य किसको बोला जाता था? वित्त मंत्री। राज्य के आय व्यय की लेखा जोखा करता था। सुमंत विदेश मंत्री होता था, दूसरे राज्यों से संबंध को देखता था। और सेनापति का प्रमुख होता था सेनापति। न्यायाधीश न्यायालय विभाग का प्रमुख होता था। पंडित राव धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। यह अष्टप्रधान शासन प्रणाली थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का वर्णन कीजिए। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 का काल सामाजिक सुधार के लिए जाना जाता है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया गया। राजा राममोहन राय के सहयोग से कानून बनाकर सती प्रथा को पूर्ण प्रतिबंधित लगा दिया गया। ठगी प्रथा का दमन, उन्होंने कर्नल सलीमन की मदद से ठगों के क्रूरतापूर्वक दमन किया और इस प्रथा को समाप्त किया। कन्या शिशु वध और नरबलि का निषेध, उन्होंने कानून बनाकर कन्याओं की हत्या, नरबलि की प्रथा पर रोक लगाई थी। मतलब क्या क्या? सती प्रथा का अंत किया था, ठगी प्रथा का दमन किया था, कन्या शिशु वध और नरबलि का विरोध किया था। यह सभी क्या थी? हमारे देश की कुरीतियां थी, जिसमें लॉर्ड विलियम बेटिंग ने बेहतर तरीके से काम किया इनको समाप्त करने के लिए। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी साम्राज्य विस्तार के लिए हड़प नीति लागू किया था। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाती थी, तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। मतलब लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति था, क्या कहता था कि जिस राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए, उस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह राज्य किसका हो जाता था? ब्रिटिश साम्राज्य का हो जाता था। इस नीति के तहत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों का विलय कर लिया गया था। इस नीति ने भारतीय शासकों पर गहरा असंतोष पैदा कर दिया। डलहौजी की हड़प नीति थी, जिसे विलय नीति भी कहा जाता था। भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों पर प्रकाश डाली। तो भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है और पूरे भारत का सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यकारी शक्तियां, वह प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह 3 सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। विधायी शक्तियां, यह संसद का अधिवेशन बुलाता है। कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बन सकता है। न्यायिक शक्तियां, उसे किसी अपराध के दंड को क्षमा करने और कम करने का, स्थगित करने का अधिकार होता है। यह राष्ट्रपति की शक्तियां होती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं की पराजय के कारण का उल्लेख कीजिए। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा हुआ था 1761 में। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, दूसरा अकबर और हेमू के बीच में, मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और तृतीय युद्ध के बारे में हम जानने वाले हैं। 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के हाथों में मराठाओं की हार के कई कारण थे। नेतृत्व की कमजोरी, मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ का हठी व्यवहार, कई अनुभवी सरदारों की सलाह को नजरअंदाज करना, सैन्य रणनीति में चूक, मराठाओं ने अपनी परंपरागत छापामार युद्ध प्रणाली को छोड़कर खुले मैदान में युद्ध लड़ा। इसके अलावा उत्तरी भारत के सहयोग का अभाव, मराठाओं को जाट, सिख, राजपूत जैसी उत्तरी शक्तियों का सहयोग नहीं मिला था, जिसके कारण मराठा हारे थे। अहमद शाह अब्दाली से अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का वर्णन कीजिए।
तो अकबर ने एक विशाल और स्थायी साम्राज्य की स्थापना के लिए धार्मिक सहिष्णुता नीति अपनाई थी। उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। दीन ए इलाही दीन ए इलाही इन्होंने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को शामिल किया गया था। इबादत खाना, उसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना बनवाया, जहां वह सभी धर्मों के विद्वानों के साथ धार्मिक विषयों पर चर्चा करता था। जजिया कर की समाप्ति, उन्होंने हिंदुओं पर लगे जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यह सभी धार्मिक सहिष्णुता अकबर की नीति थी। वन संरक्षण क्या है, उनके उपाय को सुझाइए। वनों का विवेक पूर्वक उपयोग करना, वन क्षेत्र में वृद्धि करना वन संरक्षण कहलाता है। मतलब विवेक पूर्वक उनका उपयोग करना, वन क्षेत्रों की वृद्धि करना ही क्या, वन संरक्षण है। इनके प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। पहला है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, अवैध कटाई पर सख्ती से रोक लगाना, कृषि पर रोक लगाना, झूम कृषि पर रोक लगाना, वनों को आग से बचाना, लोगों को वनों के महत्व के बारे में जागरूक करना कि हमें वनों से क्या क्या चीजें मिल रही हैं। मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम क्या होता है, जो क्षणिक होता है, पल पल महीने महीने बदलता रहता है। लेकिन जो जलवायु होता है, यह किसी लंबे समय तक किसी स्थान पर जो बना हुआ मौसम है, वही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। मौसम और जलवायु दोनों वायुमंडलीय दशाओं से संबंधित है, लेकिन इनमें समय में मुख्य अंतर है। मौसम किसी स्थान पर किसी खास समय अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं जैसे तापमान, वर्षा, हवा मौसम कहते हैं। हर घंटे दर घंटे दिन प्रतिदिन बदल सकता है, वो क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। जलवायु किसी बड़े क्षेत्र में लंबे समय तक लगभग 30-35 वर्षों तक के मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। दीर्घकालीन होता है और आसानी से नहीं बदलती है। यह मौसम और जलवायु में अंतर है। लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं, इनके उपाय बताइए। तो मजबूती के आधार पर लोहे को ढालना लोहा, पिटवा लोहा, इस्पात में बांटा जा सकता है। लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, शेडेराइट। निर्माण उद्योग, इमारतों, पुलों, सड़कों और निर्माणों में लोहे और इस्पात का प्रयोग होता है। परिवहन, ऑटोमोबाइल, हवाई जहाज, रेलगाड़ियों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। और कहाँ होता है, मशीनरी और उपकरण बनाने में, विभिन्न प्रकार की मशीनरी और औजारों को बनाने के लिए लोहे का इस्तेमाल होता है। इसी के साथ में पूरे 40 प्रश्न समाप्त हुए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।